नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। आज बात होगी बंगाल की कि किस तरीके से ममता बनर्जी की जो बौखलाहट है वो ठीक सामने नजर आ रही है। मैंने कई बार बताया है कि जब कोई छोटा बच्चा होता है ना और वो अंधेरी गली से गुजर रहा होता है और उसे डर लग रहा होता है तो वो ज्यादा जोर से सीटी बजाता है या गाने गाता है। कुछ वही स्थिति आज ममता बनर्जी की हो गई है। उसी फ्रस्ट्रेशन में वो क्या कह रही हैं, क्या कर रही हैं, वो शायद उन्हें पता नहीं है। एक नायक फिल्म में एक प्रसंग आता है जहां एक लीडर होता है, उसके साथ बैठा होता है अमरीश पुरी के, और कहता है कि जब से साहब बिहार से आए हैं पता नहीं क्या अंट बंट छंट गाने लगे हैं। माफ कीजिएगा, लेकिन ममता बनर्जी भी फ्रस्ट्रेशन में जिस तरीके से व्यवहार कर रही हैं, यह दर्शा रहा है कि बंगाल में कुछ तो हो रहा है जिससे अब ममता बनर्जी घबराने लगी। उस पर बात होगी और बात होगी कि किस तरीके से जो आईएनबी मिनिस्ट्री है उसने एक लाल पर्ची थमा दी है सभी चैनल को, और जो उनका चूहे वाला खेल चल रहा था ना, रेड रेस चल रही थी टीआरपी के नाम पर, उस पर जो कुल्हाड़ी मारी है, अब कुछ दिन शांत बैठेंगे। बहुत देर से आया है लेकिन बहुत पहले आना चाहिए था। जो राजदीप से लेकर अंजना तक जो ये टीआरपी के नाम पर जिस तरीके से आपने उन्माद फैलाया हुआ है, उसको रोकने का एक बेहतर लेकिन देर से आया कदम है। पहले बात बंगाल की। ममता बनर्जी जिस तरीके से कॉन्फिडेंट लगी पिछले 2 चुनावों में या कहें 3 चुनाव में, इस बार शायद वो कॉन्फिडेंस की कमी ममता बनर्जी में साफ नजर आ रही है। इसलिए जाकर वो दिल्ली में खुद वकील बनकर एसआईआर का केस लड़ती है। इसलिए बंगाल में भैया धरना प्रदर्शन पे बैठ रही हूं एसआईआर के खिलाफ। हर वो प्रपंच, हर वो कोशिश उन्होंने की कि किसी भी तरीके से नैरेटिव मेरे हिसाब से सेट हो, लेकिन वो नहीं हो रहा है और उसकी फ्रस्ट्रेशन, उसकी बानगी आज दिखाई दी जब राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी बंगाल पहुंचती हैं 9वीं इंटरनेशनल संथाल कॉन्फ्रेंस के लिए। पहले वो कॉन्फ्रेंस विधाननगर में रखी जानी थी और उसे चेंज कर गोसाईपुर में रखी गई। जब राष्ट्रपति महोदया मंच से बोलने लगी तो उन्होंने साफ इसकी तरफ संकेत किया कि किस तरीके से उन्हें मंच से दिखाई दे रहा है कि लोगों को ग्राउंड में आने में दिक्कत हो रही है। क्या वो डेलिबरेट किया जा रहा है? क्या जानबूझकर वो भीड़ वहां ना पहुंचे ये सुनिश्चित किया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा? ये उन्होंने नहीं कहा, लेकिन जिस तरीके से लोगों को आने में दिक्कत थी, तो क्या ये उसलिए किया जा रहा था क्या? क्योंकि ममता बनर्जी ये मानकर चल रही हैं आज अगर राष्ट्रपति बंगाल में आता है या आती है तो भैया वो भी बीजेपी के एजेंट हैं। अगर कोई इंडिपेंडेंट कॉन्फ्रेंस हो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, कार्यक्रम हो रहा है, तो ममता बनर्जी उसे चुनाव से जोड़कर देख रही है। और उसके बाद जब वहां कार्यक्रम समाप्त हो जाता है और राष्ट्रपति महोदय उस स्थान पर जाती हैं जहां पहले होना था, और वहां जाकर देखती है, साफ कहती हैं कि मुझको ये बताया गया, हमारे ऑफिस को ये बताया गया, जगह इसलिए चेंज की गई क्योंकि ये कहा गया कि पहली वाली जगह कंजेस्टेड थी, कम जगह थी, और यहां आराम से 5 लाख आदमी आ सकता है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी मेरी छोटी बहन जैसी हैं, मैं उनसे गुस्सा नहीं हूं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने प्रोटोकॉल नहीं दिया। राष्ट्रपति बंगाल में जाता है, राष्ट्रपति महोदय जब बंगाल में जाती हैं, उन्हें रिसीव करने के लिए ममता बनर्जी नहीं आई। चलिए मान लीजिए वो नहीं आई, चीफ सेक्रेटरी आ सकता था, दर्जन भर के जो उनके मंत्री हैं वो आ सकते थे, इतने सारे आपने मंत्री बनाए हुए हैं, तो किसी को तो आप प्रोटोकॉल के तहत वहां भेज सकते थे उनको रिसीव करने के लिए। द्रौपदी मुर्मू भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट नहीं है, ना उनकी सदस्य है। द्रौपदी मुर्मू ना कांग्रेस से आती है, ना टीएमसी से आती, कम्युनिस्ट से आती है, वो किसी पार्टी से नहीं आती है, वो देश को रिप्रेजेंट कर रही है। और ममता बनर्जी इस हद तक डरी है कि उन्हें अब वहां उन्हें रिसीव करने में दिक्कत है। ममता बनर्जी को बंगाल के गवर्नर से दिक्कत है, गवर्नर अपॉइंट हो तो दिक्कत है। आपने ये क्यों अपॉइंट कर दिए? और जब गवर्नर हटा दिए जाते हैं तो कहते हैं मुझसे क्यों नहीं पूछा? तो ममता बनर्जी, और कोई प्रोटोकॉल नहीं है। केंद्र सरकार बिल्कुल भी बाध्य नहीं है कि उन्हें राज्य सरकार को सूचित करना है। राष्ट्रपति के प्रेरोगेटिव पे होता है कि किसको गवर्नर रखना है, किसको हटाना है, कितना टाइम रखना है, कितना टाइम बाद उसे हटा देना है। लेकिन ममता बनर्जी को दिक्कत हो जाती है, क्यों? उन्हें पता लगता है भैया यहां तो आरएन रवि आ रहे हैं।
एक्स आईबी डायरेक्टर, डिप्टी एनएसए, और वो व्यक्ति इस चीज में माहिर है कि जो डेमोग्राफिक चेंज होता है ना, जो डेमोग्राफी के बीच में जो काम करना होता है इंटेलिजेंस का, उस व्यक्ति की उस नब्ज पे हाथ है। बहुत लेट किया बीजेपी ने, बहुत लेट किया केंद्र सरकार ने उन्हें वहां गवर्नर भेजने में। एक गलती है सरकार की, क्योंकि आप एक ऐसे राज्य की बात कर रहे हैं जिसका गेट लिटरली खुला हुआ है बांग्लादेश के साथ, और रोज इतने सारे बांग्लादेशी यहां आ रहे हैं। अब जाकर आप उस एसआईआर की प्रक्रिया को इतना मेहनत से कर रहे हैं, जो एसआईआर बहुत पहले हो जाना चाहिए था। बॉर्डर फेंसिंग पे आप सरकार से आज तक लड़ रहे हैं कि जमीन दो। अरे लगाओ राष्ट्रपति शासन, सुरक्षा से बड़ा क्या। हाँ, आज से 2 साल पहले मैं कहता था नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी को शायद उस समय उसका लाभ मिलता, अब नहीं मिलेगा, क्योंकि जो चरम सीमा है ना, जो थ्रेश होल्ड है, वो ऑलरेडी पार हो चुका है। और स्थिति आ गई है कि आप अब इस देश के राष्ट्रपति के साथ जिस तरह का व्यवहार उस बंगाल के अंदर हो रहा है, आप होने दे रहे हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं कि मुझे बड़ा दुख हो रहा है, शेमफुल एंड अनप्रेसिडेंटेड। निश्चित तौर पर है, लेकिन क्या कर रही है केंद्र सरकार? क्या राष्ट्रपति के साथ इसी तरीके से व्यवहार होगा और जाने दिया जाएगा? क्यों? पॉलिटिकल स्कोर करने के लिए। और क्या कह रही है ममता बनर्जी कि 50 बार आएंगी राष्ट्रपति महोदया, तो क्या मैं उन्हें 50 बार लेने जाऊंगी? अगर वो दिन में भी 50 बार आएंगी तो जिम्मेदारी बनती है, प्रोटोकॉल बनता है, आपको लेने जाना पड़ेगा। और द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा कि भैया मुझे प्रोटोकॉल नहीं मिला, मुझे उसका दुख नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति को नहीं मिला, उसका दुख है। और वही गलती की है ममता बनर्जी ने। वो आदिवासी समुदाय पश्चिम बंगाल में रहता है, महिला आदिवासी, उसको रिप्रेजेंट कर रही हैं वो महिला वहां पर राष्ट्रपति भवन में, और आप उनकी बेइज्जती कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि भैया भीड़ ना दिखाई दे जाए। और अगर जनता के मन में होगा ना, तो भीड़ आप एकत्रित होने दो या ना होने दो, वो वोटिंग बूथ में, पोलिंग बूथ में दिख जाएगा। क्या मजबूरी हो गई आपको 2-2 योजनाएं घोषित करनी पड़ी, जब आपको ये लगता था भैया हम तो जीत ही रहे हैं, लैंडस्लाइड विक्ट्री है, बीजेपी की डिविसिव पावर वहां काम कर रही है, तो क्यों आपको ये सब चीजें करनी पड़ रही हैं? और उसके बाद क्या लिख रहे हैं अभिषेक बनर्जी? टीएमसी वर्सेस ईडी सीबीआई, ये बीजेपी और पता नहीं क्या क्या। अभी ममता बनर्जी प्रोटेस्ट के नाम पर बैठी हैं एसआईआर के लिए, और अभी कई राज्यों में चुनाव की घोषणा होनी है, और 9 और 10 तारीख को एक टीम पश्चिम बंगाल जाएगी चुनाव आयोग की, ये देखने के लिए कि चुनाव कराया जा सकता है कि नहीं कराया जा सकता है। वो स्थिति को भांपने के लिए 2 दिन का दौरा है। तो संभावना ये भी है कि रिपोर्ट अगर एडवर्स आए तो चुनाव टाले जा सकते हैं, और उससे पहले राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और क्या उसी लिए आर.एन. रवि को वहां भेजा गया है? और ये पता है ममता बनर्जी को, इसलिए फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि राष्ट्रपति शासन के दस्तावेज पर सिग्नेचर किसका होगा? द्रौपदी मुर्मू जी का। और बैठी हैं धरने प्रदर्शन पे, और बीजेपी चुनाव प्रचार में लगी है। और जब चुनाव में रिजल्ट कुछ और आ गया, अगर ममता बनर्जी कहे कि ईवीएम हैक है जी, एसआईआर में मेरे वोटर काट दिए, दूसरी पार्टी काम पे लगी है, आपको करना धरना कुछ नहीं, सिर्फ धरना करना है। आप पैर तोड़वा चुके, आप चोट लगवा चुके, बहुत, मैं कह रहा हूं आपके लगी होगी, मैं मना नहीं कर रहा। अब की बार क्या, बहुत ज्यादा थिएट्रिक्स के स्कोप बचा नहीं है अब। और जब ये चीजें नहीं चल रही तो बीच में एक और मिस इन्फॉर्मेशन प्लांट की जा रही है, और ये स्ट्रेट फ्रॉम प्रशांत किशोर टेक्स्ट बुक है। ये प्रशांत किशोर की किताब से निकल के आया है। 2022 में भी रूमर फैला था कि बंगाल का हिस्सा काटकर और बिहार का हिस्सा काटकर एक नया राज्य बनाया जा रहा है, ताकि वोटरों के बीच में यह कहा जा सके कि भैया देखो, दिल्ली में बैठे 2 गुजराती हैं, वो बंगाल का फैसला कर रहे हैं और बंगाल का विभाजन कर रहे हैं, और उसे कंपेयर करने का प्रयास किया जाएगा तो जो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। अभी कोई ऐसा प्रपोजल है नहीं ना, अभी हो रहा है। बहुत से यूट्यूबर कूद पड़े हैं इस पे। देखिए, इंफॉर्मेशन के दौर में बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन आएगी, हो सकता है उसका शिकार कोई भी हो जाए, बहुत सब लोग हो सकते हैं,
लेकिन उसको करेक्ट कर लीजिए। अभी कोई प्रपोजल है नहीं कि कोई ऐसा विभाजन होगा, और ये जानबूझकर फ्लोट किया जा रहा है। अब बीजेपी का कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है ही बिल्कुल नील बटा सन्नाटा। जब तक वो सबके बीच में पहुंच जाएगा तब कहना शुरू करेंगे। एक दो ने ट्वीट किया है वैसे बिहार में, नित्यानंद राय वगैरह ने, लेकिन कितने लोगों को पता। अब बहुत सारे यूट्यूबर लगे हुए हैं इस काम पर। थोड़ा सा संजीदगी से चीजें आगे बढ़े तो ज्यादा बेहतर है। खैर, ममता बनर्जी बाद में कह रही हैं कि वो डेरेक ओब्रायन और वो सुदीप को मैं भेजूंगी राष्ट्रपति महोदया के पास कि भैया हमने आदिवासियों के लिए कितना काम किया है। अरे आपने आदिवासियों के लिए बहुत काम किया होगा, क्या होगा नहीं किया होगा जनता तय कर लेगी, लेकिन वो तो दिखाई दिया ना प्रत्यक्ष रूप से कि आपकी सरकार के अंदर वो इंटीग्रिटी नहीं है। आपकी सरकार के अंदर कि आप जो देश का सर्वोच्च पद है उस पर जो व्यक्ति बैठा है, जो देश का प्रथम नागरिक है, आप उसके सम्मान में एक अदने से छोटे से सरकारी अधिकारी को भी नहीं भेज पाए। आप किसी एमपी एमएलए को भी नहीं भेज पाए, या आपने भेजना नहीं चाहा। और ये ऐसा नहीं है कि कोई उनकी पर्सनल दुश्मनी है, ये दिखा रहा है कि ममता बनर्जी इस चीज को किस हद तक पर्सनली ले बैठी हैं कि भैया अभी नहीं तो कभी नहीं, अगर ये सरकार गई तो परमानेंट चली जाएगी, क्योंकि वापस आने में फिर 5-10 साल लगेंगे। अगर आई तो तब तक शायद एज नहीं होगी, भतीजों को शायद एडजस्ट नहीं कर पाएंगी। तो वो स्थिति ममता बनर्जी की बंगाल में है। अब ठीक है, ऐसे नाटक बहुत होंगे। मैं पहले भी जब ममता बनर्जी पे अलग अलग शो किए हैं, मैंने कहा ये सर्कस रुका नहीं है, इस सर्कस में से बहुत सारे खेल निकलने हैं। अभी तो 9-10 तारीख का इंतजार है, क्या रिजल्ट आता है वो अलग बात है। चुनाव आयोग किस तरीके से अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है, क्या उसे दिखाई देता है। अभी तो एसआईआर पर 60 लाख 70 लाख नाम कटने हैं, जो भी होना है। ममता बनर्जी अभी दिखाई देने लगा है। अब बात दिल्ली मीडिया की। जब से ईरान इजराइल युद्ध शुरू हुआ है, शायद ही कोई ऐसा स्टूडियो हो मेन स्ट्रीम मीडिया का जिसमें सायरन ना बज रहे हो। इतने सायरन इजराइल में नहीं बजे, इतने सायरन ईरान के अंदर नहीं बजे, ना इतनी मिसाइलें उन्होंने एक दूसरे के ऊपर गिराई जितनी इन दफ्तरों में गिरी है। जिस तरीके से जर्नलिज्म को सेंसेशनलिज्म बना दिया, आप किसी एक टॉपिक को ना एनालाइज कर पा रहे हैं, ना विवेचना कर पा रहे हैं। वहां बैठे ज्यादातर क्या 99.9% एंकरों को असल में यह भी नहीं पता, अगर मैप दे दिया जाए कि ईरान इजराइल के बीच में दूरी कितनी है, ईरान में कितने राज्य हैं, इजराइल की असल में दुश्मनी क्या है, कोई जानकारी नहीं है। बहुत सतही रूप से जो टेलीप्रॉम्प्टर पे चल रहा है बस वही चल रहा है। लेकिन टीआरपी लाने के चक्कर में जिस अंधी दौड़ में वो लोग दौड़े हैं, उस पर कुल्हाड़ी चलाई है आईएनबी मिनिस्ट्री। अब 4 हफ्ते तक कोई टीआरपी नहीं आएगी। जिस चीज के लिए तुम लड़ रहे थे, जिस गाजर के पीछे चूहा भाग रहा था, वो गाजर ही उठा के ले गया अगला। और जो टीआरपी का ये कॉन्सेप्ट है ना, बिल्कुल फ्रॉड कॉन्सेप्ट है। उनकी वीडियो जितनी यूट्यूब पे चलती है ना, बड़े बड़े आज तक ये वो, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बहुत बड़ा चैनल है, कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ भी नहीं है। उनसे ज्यादा वीडियोस उसी टॉपिक पे शायद मेरे चैनल पे आ जाती हैं, क्योंकि लोगों को शायद वो चीजें पसंद आती होंगी। बहुत लोगों को दूसरे यूट्यूबर्स पसंद आते होंगे, किसी को अलग अलग, लेकिन कम से कम इतनी क्रेडिबिलिटी तो है। और ये वो मेन स्ट्रीम एंकर हैं जो 20-20 साल से जमे बैठे हैं। स्थिति ये है इस युद्ध की कि एक महिला एंकर थी, वो उन्हें ऐसा लगा कि मेरे हाथ में गोल्ड माइन लग गई है। मैं जब न्यूज की टेबल पे बैठी हूं तब ये बड़ी न्यूज आ गई है, अब तो मैं इसे ब्रेक कर दूंगी। उन्होंने कहा कि अमेरिकन एम्बेसी है ईरान के अंदर, उसमें 66 बंधक बना लिए गए हैं। और उन्हें लगा कि भैया बस इससे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज तो कोई हो ही नहीं सकती। जो बराबर में दूसरे पत्रकार महोदय बैठे थे, उन्होंने कहा ये आज की खबर नहीं है। जब अमेरिकन हॉस्टेज बने थे अमेरिकन एम्बेसी के 66 लोग, ये तब की खबर है, वो तब की बात बता रहे हैं कि पुराने वाले खोमेनी ने ये कार्यक्रम कर दिया था। पुराना खोमेनी है, आपका खामेनी है।
फिर वो कहती है ओह अच्छा मेरी गलती हो गई मेरी। आप सोचिए सेंसेशनलिज्म में आप किस तरीके से अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं, किस तरीके से आप दो देशों के बीच में गलत चीजें प्लांट कर रहे हैं। बहुत सारा मीडिया क्या बता रहा है कि जो वो ईरानी शिप मारी गई आईएनएस डेना, वो भारत के तट के पास मारी गई है, भारत की जिम्मेदारी बनती है। अरे भैया अब पता लग रहा है भारत ने तो ये कहा था मत जाओ मत, रुके रहो। एक शिप अभी भी कोची पे खड़ा है और शायद कोई न्यूज चैनल, अभी खबर आ रही है किसी न्यूज चैनल ने अनऑथराइज तरीके से उसकी वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा है। उसका शायद पत्रकार गिरफ्तार हो गया, कुछ ऐसी भी खबर आ रही है शो शुरू करने से पहले, मैं देख रहा था। बाद में पता लगा भारत उसे बचा रहा था और कह रहे हैं कि भैया भारत ने कुछ नहीं किया। भैया वो श्रीलंका ने बुलाया था, वो चल दिए, भारत कह रहा रुक जाओ, और वहां हो गया तो भारत की क्या गलती है अब इसमें? लेकिन आपको खबर बनानी है। ये वही पत्रकार हैं जो 26/11 में लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे, और उसकी वजह से क्या हुआ जाके धुरंधर मूवी में देख लीजिए। ये वो लोग हैं जो कारगिल में, जिनकी वजह से ये एलिजिडली, मैं कंफर्म नहीं कर रहा, कहा जाता है कि इनकी वजह से भारतीय सेना को नुकसान हुआ था। ये वो लोग हैं जो किसान आंदोलन में कहते हैं कि किसान पुलिस की गोली से मारा गया। आप सोचिए किस विध्वंसक रूप से स्थितियां थी उस समय, और अगर ये खबर का सही समय पे खंडन आता तो क्या होता। और वो किसान मरा था ट्रैक्टर के नीचे दबकर। ये वो पत्रकार हैं जो हेडमास्टर का बेटा बताते हैं बुरहान वानी को। ये वो पत्रकार हैं जो ये कहते हैं कश्मीरी पंडितों की स्थिति उनके कारण है, अपने आप के कारण, और सेंसेशनलिज्म बना दिया पत्रकारिता को। होमवर्क कुछ नहीं है, जानकारी कुछ भी नहीं है किसी टॉपिक पे। भैया बहुत सारी चीजें होंगी मुझे नहीं पता होती, मैं नहीं छेड़ता। दिन में मेरे पास 100 खबर आती हैं, मुझे जो 5 समझ आती है मैं उस पर बात कर लेता हूं। ठीक है, मैं गेस्ट को नहीं बुलाता तो मुझे लगता है कि भैया 95 जब मुझे नहीं समझ आ रही तो ठीक है, मैं अगली 5 पे बात कर लेता हूं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हर जगह आपको जाके चौधरी बनना है। तो कुल मिलाकर, और यह पत्रकार हैं जो सलीम वास्तिक को जिसने मारने का प्रयास किया उसके बाप से जाके इंटरव्यू ले रहे हैं। यह दयनीय स्थिति आज इस मीडिया की है। और जब इसी, और फिर लोग कहते हैं भारत इंटरनेशनल मीडिया क्यों नहीं दे पा रहा, अल जजीरा क्यों नहीं दे पा रहा, सीएनएन क्यों नहीं दे पा रहा। भैया दिल्ली से नोएडा में तो कोई विश्वास नहीं कर रहा उनका, नोएडा से दिल्ली में कोई विश्वास नहीं कर रहा उनका। नोएडा से कितनी दूर है उत्तम नगर? कितनी बात कर ली इन्होंने उत्तम नगर के ऊपर। और बहुत सारे पत्रकार इन्हीं न्यूज चैनल में उत्तम नगर में भी रहते होंगे, उन पे भी कभी ऐसी बात हो सकती है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। तो बहुत बेहतर किया आईएनबी मिनिस्ट्री ने, लेट किया। मुझे लग रहा है कि शायद इन पे जुर्माना भी लगाया जाना चाहिए। मतलब इन पे आप जिस अगर नकेल नहीं कसेंगे, वैसे इस सरकार की सबसे इनकॉम्पिटेंट मिनिस्ट्रीज में कोई एक है तो आईएनबी है, थ्रू आउट है 2014 से अब तक। मंत्री कोई रहा हो, कोई देखने वाला हो, जिस तरह का कम्युनिकेशन पैरालिसिस है जबरदस्त हर विषय को लेकर। और जो यूजीसी का मुद्दा था, ये सरकार किस हद तक फेल होती है अपनी पॉलिसी में। यूजीसी का मुद्दा है, कोर्ट में है, धीरे धीरे फेड आउट होने लगा। ईरान इजराइल युद्ध, बहुत सारी चीजें होने लगी, फेड आउट होने लगा। निश्चित तौर पर मैं सरकार के स्टांस के खिलाफ हूं, जो यूजीसी का सरकार का प्रपोजल था उसके खिलाफ हूं। विरोध में कुछ लोग प्रदर्शन करना चाह रहे हैं रामलीला मैदान में, ठीक है, होने दीजिए, क्या दिक्कत है। इतना सब कुछ आ रहा है न्यूज में, शायद वो खबर तब भी जाती, पता भी ना लगता, लेकिन आपने उस पर बैन लगा दिया, रोक लगा दी। और उसके बाद अब वो वापस से मुद्दा बन जाएगा। जो लोग इसके ऊपर कैपिटलाइज करने का प्रयास करें, कुछ लोग होंगे जेन्युइनली उस चीज के साथ समर्थन में, बहुत लोग हैं जो उसके ऊपर पैसा कमाना चाहते हैं, कूद पड़ेंगे, माहौल बनाने लगेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर फंस जाएंगे। जो रामदेव के साथ गलती कांग्रेस ने की, अरे भैया 2-4 दिन में थक जाता, निपट जाता काम, लेकिन गलती की, अब देखिए फिर क्या हुआ।
आप कितना भी विरोध प्रदर्शन कीजिए, ठीक है, सबका अधिकार है, सब करते हैं, लेकिन अब तो कोर्ट से ही फैसला आना है। तो सरकार जिस तरीके से लगातार बार बार हर बार गलती कर रही है, बड़े परिवर्तन की जरूरत है। कई लोगों के हेड रोल होने चाहिए, पीएमओ से लेकर, मंत्रालय से लेकर, अधिकारियों से लेकर, तब जाकर चीजें बेहतर होंगी। या तो ऐसा लग रहा है कि थक गई है सरकार, लगातार 2 साल, तीसरा कार्यकाल चल रहा है और भैया ठीक है, अब वो एनर्जी नहीं रही। या तो आप ये कहिए, मान लीजिए, या फिर चेंज कीजिए, क्योंकि ऑप्शन बनने में समय नहीं लगता है। आज भी हर कोई, हर राष्ट्रवादी सरकार के साथ खड़ा है, मजबूती से खड़ा है। अगर राष्ट्रीय सुरक्षा की कई बात आती है, सब खड़े हैं साथ में। लेकिन जहां आपकी गलतियां हो रही हैं उनको भी सुधारिए, टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। खैर, जो आगे डेवलपमेंट आएगा वो भी आपके साथ लेके आता रहूंगा। अगर आपको वीडियो सॉल्यूशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।